नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 की ज्योग्राफी की किताब कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर को भी मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। एक पार्ट में ऑब्वियसली इतना बड़ा चैप्टर कवर करना मुश्किल होगा। टाइटल है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ये मिनरल और पावर रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, इनके बारे में बात की गई, इनकी क्या क्या यूटिलिटी है, नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो किरी नाम की एक लड़की है। फिर किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। तो सुकांत, ये धनबाद सुकांत का नेटिव प्लेस है, वहां पे किरी गई हुई है। किरी देख रही है कि जितने भी इलाके ये हैं आपके सुकांत के नेटिव प्लेस में पूरे के पूरे काले हैं। तो किरी ने सुकांत से पूछा इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है सब कुछ यहाँ पे। तो भाई सुकांत ने बताया कि देखिए यहाँ पे आसपास बहुत सारी माइंस हैं और इन माइंस से लगातार कोयला निकलता है और ये कोयला ट्रकों में भर भर के जाता है। तो उसने बोला दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। ये सुकांत ने जवाब दिया। तो किरी के दिमाग में आया कि भैया मिनरल क्या होते हैं। तो जब उसने सुकांत से पूछा मिनरल क्या होते हैं, तो सुकांत ने बहुत स्पेशल तरीके से समझाया कि ये एक्चुअली में मिनरल्स होते क्या हैं। उसने बोला कि जब आप बिस्कुट को देखते हो, तो जब आप बिस्कुट खाते हो, क्या आपको ये पता होता है कि बिस्कुट में आटा होता है, दूध होता है, चीनी होती है और कभी कभी बिस्कुटों में अंडे भी होते हैं। वैसे हर बिस्कुट में अंडे नहीं होते हैं, कुछ बिस्कुटों में अंडे भी होते हैं। ठीक है, यही सब चीजें केकों में भी पड़ती हैं। तो जब हम इन सब चीजों को खाते हैं तो हमको इनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स नजर नहीं आते हैं। उसी तरीके से जो चट्टानें हम इस पृथ्वी पे देखते हैं, ये पृथ्वी जिन जिन चीजों से बनी हुई है वो हमको सीधे नहीं दिखेंगी। जब हम जमीन को देखेंगे, हम किसी चट्टान को देखेंगे तो उस चट्टान में हमको सीधे मिनरल्स नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो चट्टानें बहुत अलग अलग मटेरियल्स के साथ मिलकर बनी है जिनको बोला जाता है मिनरल्स। एक चट्टान, रॉक्स, चाहे वो अलग अलग तरीके की रॉक्स ही क्यों ना हो, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिनरल से मिलके बनी हुई है। ये चीज बताई। तो यहां पे मिनरल की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। ठीक है, अब देखिए मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है दोस्तों। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलेंगे। हो सकता है एक मिनरल किसी एक जगह पे ज्यादा हो, दूसरी जगह पे मिलता ही ना हो या कम मिलता हो। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशन। और खासकर अगर आप इंडिया का मैप देखते हो दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला इलाका है, यहाँ बहुत मिनरल फॉर्मेशंस मिलते हैं। तो ये इलाका आप कह सकते हैं मिनरल रिच है। झारखंड के बारे में तो हमेशा ही बोला जाता है कि इतना मिनरल रिच इलाका, इतना गरीब, करप्शन के चलते। खैर वो एक अलग चीज है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। क्या सारे के सारे मिनरल्स हमको जमीन पे ही मिलते हैं? नहीं दोस्तों, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमको समुंदर के नीचे भी मिलते हैं। तो सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट एक्सेसिबल, इजिली एक्सेसिबल, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड या अंटार्कटिका। अच्छा, आर्कटिक ओशन बेड तो बता ही दिया दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मुंबई का जो कोस्ट है दोस्तों, मुंबई के ऑफ कोस्ट, ऑफ शोर मतलब कि मुंबई के लैंड से अलग हटके, मुंबई के लैंड से अलग हटके जो समुंदर है, जो ओशन है, ओशन के नीचे सरफेस की ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकाली जाती है। तो जो मिनरल्स हैं वो जमीन पे भी मिलेंगे, मिनरल्स आपको समुंदर में भी मिलेंगे, मिनरल्स कुछ बहुत रिमोट जगहों पे मिलेंगे, जैसे आर्कटिक ओशन बेड में मिलेंगे, आर्कटिक सर्कल के पास, एंटार्क्टिका में मिलेंगे। तो एंटार्क्टिका में तो लोग ये सोचते हैं कि भैया कितना प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, बिल्कुल अनटच्ड है, इतना ठंडा है। लोग अब तो वहां पे टूरिज्म भी शुरू हो गया है। अगर आप साउथ अमेरिका जाते हैं तो साउथ अमेरिका में चिली नाम की एक जगह है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको साउथ अमेरिका का मैप नजर आ रहा है। इसमें आपको चिले भी नजर आ रहा है, इसमें उरुग्वे, नीचे अर्जेंटीना नजर आ रहा है। तो कभी अब आपका मूड बना तो आप इंडिया से फ्लाइट पकड़िए लंदन की, लंदन से आपको फ्लाइट मिलेगी उरुग्वे की, उरुग्वे से बिल्कुल आप इस साउथ अमेरिकन टिप पे जाइए तो उशुए करके आपको एक जगह दिखेगी, USHUAIA। यहां से क्रूज चलते हैं दोस्तों, और वो क्रूज आपको एंटार्क्टिका लेके जाते हैं घुमाने के लिए। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो टूरिज्म के पर्पज से भी इस एंटार्क्टिका को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो ये पता चल रहा है भैया कि अंटार्कटिका में कई सारे मिनरल भी मिले हैं। तो इनफैक्ट कंट्रीज अब अंटार्कटिका से माइनिंग करने के मूड में आ रही हैं। ये वाले हालात अब आ चुके हैं। अब अगर देखिए बात करें कि ये मिनरल्स बनते कैसे हैं, देखिए मिनरल्स को बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं दोस्तों।
ठीक है, अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट से बनते हैं, अलग अलग कंडीशन से बनते हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है मिनरल्स की वो बदल जाती हैं और अलग अलग तरीके के मिनरल हमको दिख जाते हैं। एक अलग अलग मिनरल्स की आपको अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी, उनका कलर अलग होगा, डेंसिटी अलग होगी, हार्डनेस अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। आप जो नमक खाते हैं अपने खाने में वो भी मिनरल है, जो ग्रेफाइट आपकी पेंसिलों को जो छील के अंदर काला काला सा जो ग्रेफाइट होता है वो भी आपका मिनरल है। ठीक है, और ये जो मिनरल है वो अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं एनवायरनमेंट में, किसी भी तरीके की ह्यूमन असिस्टेंस या इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है इनको। ह्यूमंस को मिनरल की जरूरत पड़ी है, मिनरल्स को कभी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ी है बनने में। अब देखिए 3000 से ज्यादा मिनरल्स हम लोग जानते हैं, तो अब इतने ज्यादा मिनरल्स हैं तो उन मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी होगा। तो मिनरल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एक मेटेलिक मिनरल्स। अपने बेसिक अपने जो ये 6 से लेके 10th या 12th तक की पढ़ाई है उसमें इनका नाम आपने सुना ही होगा। मेटेलिक मिनरल्स के दो टाइप, फेरस और नॉन फेरस। अब फर्क भी देख लेते हैं इनका। देखिए मेटेलिक मिनरल्स में जो मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। मेटल क्या होते हैं? हार्ड सब्सटेंसेस हैं, पक्के सब्सटेंसेस है जो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, चमकते से नजर आएंगे, उनके ऊपर एक लस्टर, एक शाइनीनेस आपको नजर आएगी। तो भाई मैंगनीज और मेटेलिक मिनरल, आयरन और मेटेलिक मिनरल, बॉक्साइट मेटेलिक मिनरल। अब ये मेटेलिक मिनरल फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। अगर वो फेरस होंगे तो उसमें आयरन होगा, अगर वो नॉन फेरस होंगे तो उसमें आयरन नहीं होगा, बाकी दूसरे मेटल्स होंगे जैसे कि गोल्ड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक मिनरल्स की तो इनमें मेटल होते ही नहीं है। तो क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल्स? लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये हो गए आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आपको पता है दोस्तों जो सबसे ज्यादा मिनरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए वो है कोल। तो कोल भाई क्या है? मिनरल फ्यूल है, ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। उसी तरीके से पेट्रोलियम, ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। मिनरल्स को निकाला कैसे जाता है? तो 3 तरीके हैं, या तो आप माइनिंग करके निकाल सकते हैं, ड्रिलिंग करके निकाल सकते हैं, क्वेरिंग करके निकाल सकते हैं। माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग तीनों प्रोसेसेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक और चीजें देख लेते हैं। रॉक के बारे में आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी, रॉक क्या होती है। डेफिनेशन देखिए, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिनरल। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर कॉल्ड एज ओर्स। यानी रॉक एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का एग्रीगेट है जिसमें पे जो कंस्टिट्यूएंट है मिनरल्स के उनका कोई प्रॉपर कंपोजिशन नहीं है। मतलब किसी एक रॉक में एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में आपको इतना मिनरल ये वाला, इतना मिनरल ये वाला, इतना मिनरल ये वाला नहीं मिलेगा, वेरिएशन मिल सकता है आपको। अच्छा, वो रॉक जिनसे आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कॉमर्शियली। कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप उस मिनरल को किसी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट को आप भेजोगे ना, बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉमर्शियल मतलब वो चीज जहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, धंधे में फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो और वो रॉक्स होती हैं जिससे आप मिनरल्स को कॉमर्शियली प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 2800 से ज्यादा तरीके के मिनरल्स अब तक आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं। लेकिन ओर मिनरल्स, जो प्रॉपर ओर वाले मिनरल्स होते हैं जो कि रॉक ओर से निकाले जाते हैं, काम के होते हैं, वो अभी 100 ही हैं जिनके प्रॉपर कामों को ढूंढा जा चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए एक मशीन दिख रही है, पानी की सरफेस दिख रही है और पानी की सरफेस नीचे एक मशीनरी गई है। क्या है? यहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है ऑयल की। मतलब कि जो समुद्र के नीचे की सरफेस है लैंड की, उसके अंदर खोद दिया है, ड्रिल कर दिया है अंदर तक, ताकि अंदर के मिनरल को बाहर निकाला जा सके। क्रूड ऑयल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक हो गया माइनिंग, एक हो गया ड्रिलिंग, एक हो गया क्वेरिंग। देखते हैं माइनिंग में 2 तरीके की माइनिंग हो गई, एक हो गई ओपन कास्ट माइनिंग, एक हो गई शाफ्ट माइनिंग। माइनिंग होता क्या है? डेफिनेशन देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं उनके अंदर से मिनरल निकालने के प्रोसेस को आप बोलोगे माइनिंग। अब सब बात हो गई कि आप सरफेस के अंदर से रॉकों को बाहर निकाल रहे हो, तो भाई इसमें 2 तरीके की चीजें हो गई। एक तो वो रॉक्स हैं, वो मिनरल्स हैं जो कम गहराई पे, शैलो डेप्थ्स पे, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो? ओपन कास्ट माइनिंग करते हो कि एक जगह पे आप एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो, तो नीचे वो रॉक और जिनसे मिनरल निकाला जा सकता है वो रॉक और आपको दिखने लगेंगी। दूसरा, मान लीजिए जो मिनरल रिजर्व्स हैं, जो रॉक्स हैं मिनरल वाली, बहुत ज्यादा गहराई पे हैं, तो उसके लिए पूरी एक शाफ्ट खोदनी पड़ेगी आपको, डीप बोर्स खरीदने
पड़ेंगे, वो डीप बोर से नीचे तक जाएंगे, उनकी तरफ लोगों को, टेक्नोलॉजी को, सामान को आप नीचे पहुंचाओगे, फिर खुदाई करके आप उन मिनरल्स को निकालोगे। इसको बोला जाता है शाफ्ट माइनिंग। बड़े बड़े बोर्स, बड़े बड़े गड्ढे एक शाफ्ट के थ्रू आपने खोद के नीचे डाल दिए, ठीक है, और वहां से फिर आप नीचे निकालो। तो देखिए डीप बोर्स बनाए गए, शाफ्ट्स बनाए गए, जिससे आप जमीन के नीचे जाओगे और फिर जाके इस मिनरल की माइनिंग करोगे। होता है ना डीप, जमीन के नीचे जाके माइनिंग करी जाती है। तो पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में इस तरीके की बहुत सी माइनिंग दिखाई गई है। फिर देखिए अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात की जाए दोस्तों, ये अर्थ सरफेस के बहुत नीचे मिलते हैं। और खास बात दोस्तों यह है कि कभी कभी ये पानी के नीचे जो सरफेस है उसके नीचे मिलते हैं। तो अब अगर वहां से निकालने हैं तो पानी के नीचे जो जमीन की सरफेस है वहां ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, तो वहां से चीजों को निकालना पड़ेगा। कुछ इसके और रियल फिगर्स को देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, समुंदर के ऊपर से आपको एक पूरा सेटअप दिख रहा है। इस सेटअप के ऊपर लोग रहते हैं। नीचे की तरफ एक प्रॉपर एलेबरेट मशीनरी होती है जो अंदर से तेल को खींच रही होती है। कुछ इस तरीके का आपको यहां नजर आ रहा है दोस्तों, ये समुंदर के अंदर की मशीनरी है। तो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्तों ये, जिससे आपके समुंदर की सरफेस के नीचे की जो जमीन है वहां से आप पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को बाहर निकाल रहे हो। वहीं पे दोस्तों आप देखिए ड्रिलिंग, एक चीज हुई ड्रिलिंग आपकी, दूसरी चीज हुई आपकी माइनिंग। अब इनके डिटेल्स में मत जाइए, यहां पे हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। डिटेल तो इनके बहुत बड़े हैं, अथाह हैं, कोई एंड नहीं है उसका। एक चीज होती क्वेरिंग। ये क्वेरिंग का क्या लॉजिक है ये भी हमको समझना है। तीसरे नंबर तो क्वेरिंग में क्या होता है कि भैया वो मिनरल जो कि आपका सरफेस के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, उनको सीधे खोद के बाहर निकालो, उसको बोला जाएगा क्वेरिंग। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, इंफॉर्मेशनल फैक्ट है ये। एक रॉक के अंदर कॉपर है, ये आप उस रॉक को देख के बता सकते हो। अगर कॉपर, वो जो रॉक है हल्की हल्की नीली दिख रही है ना कलर में, तो आप समझ जाओगे उसके अंदर है कॉपर। अब हम बात करते हैं कि इस मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग तरीके की रॉक में। रॉक 3 तरीके की है। रॉक्स में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, जाके देखिए। इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, 30 दोनों में मिनरल्स मिलते हैं। किसी किसी में मेटलिक मिलेंगे, किसी किसी में नॉन मेटलिक मिलेंगे। तो आप देखोगे मेटेलिक मिनरल्स ज्यादातर आपको मिलेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और वहीं पे आपको जो नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, खासकर जो पेट्रोलियम की बात हो गई और जो आपका नेचुरल कोल हो गया, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम रिजर्व्स हो गए, ये सब चीजें दोस्तों आपको कहां मिलेंगी? ये सब चीजें आपको मिलेंगी सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेचुरल गैस हो गई, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं? जो फॉसिल्स हैं दोस्तों, वो फॉसिल्स जमा होते गए, उसके ऊपर और टुकड़े जमा होते गए, फिर छोटे छोटे गीटे आके जमा होते गए, वो सॉलिडिफाई हो गए हजारों लाखों साल में और बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उन सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस के अंदर आपको पुराने जो फॉसिल रिमेन्स हैं वो कोल में और नेचुरल गैस में बदल जाएंगे और वहां आपको मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ज्यादातर नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आपको मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस भी है, इस बात को बिल्कुल पक्का मत समझ लेना कि इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है तो मेटलिक ही मिलेगा और सेडिमेंट्री रॉक है तो नॉन मेटलिक ही मिलेगा। इसको एक बेस पॉइंट मत बना लेना, बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं, उनको यहां बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं भैया कहां कहां पाए जाते हैं मिनरल्स। तो आयरन और मेटलिक मिनरल है भाई, नॉर्थ स्वीडन में मिलेगा। कॉपर और निकल डिपॉजिट्स ऑन्टोरियो जो कि कनाडा में है वहां मिलेंगे। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स और प्लैटिनम मिलते हैं साउथ अमेरिका में। तो ये वो मिनरल्स हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी प्लेन्स में, यंग फोल्ड माउंटेन्स में, वहां बहुत सारे नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलेंगे लाइमस्टोन जैसे। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस में, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया में एंड यूक्रेन में, और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया में। कोल और पेट्रोलियम ज्यादातर आपको सेडिमेंट्री स्ट्राटा, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर आगे अगर मिनरल डिपॉजिट देखें तो भाई एशिया में आपको कहा जाता है कि एशिया में चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा आयरन और डिपॉजिट्स हैं। और भैया चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इतनी तकड़ी है कि जो उनके यहाँ के आयरन और डिपॉजिट हैं वो तो इस्तेमाल करते ही हैं। इंडिया जो आयरन और बनाता है ना, वो भी चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो आप कह सकते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। दुनिया का आधे से ज्यादा टिन यहाँ पैदा होता है। ये आयरन का साइन है
ये कॉपर का साइन है, ये बॉक्साइट का साइन है। आप देख सकते हैं कौन कौन से इलाके में कौन कौन से ये मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट मिलेगा आपको। अभी एक आइडिया ही मिल रहा है, ज्यादा इसमें परेशान मत होइएगा देखने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। फिर टिन प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, दे आर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना भी लीड करता है और कुछ मिनरल्स के प्रोडक्शन में, जैसे लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। एशिया के पास मैंगनीट, निकल, जिंक, कॉपर, बॉक्साइट, इनके डिपॉजिट्स भी हैं। एक खास बात यहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के पास कोई नॉन मिनरल डिपॉजिट नहीं है। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप पूरा कंबाइंड होकर सबसे ज्यादा आयरन ओर पैदा करता है दुनिया में। जो आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं यूरोप में कहाँ मिलेंगे, तो रशिया में मिलेंगे, यूक्रेन में, स्वीडन में, फ्रांस में। ठीक है। फिर मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप इन रशिया। फिर भाई कैनेडियन शील्ड, एपेलेशियंस, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड लेक सुपीरियर। यहां पे बोला गया है कि इन चारों को, कैनेडियन शील्ड को, एपेलेशियंस को, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास को और लेक सुपीरियर को अपने एटलस पे ढूंढने की कोशिश करिए। तो भाई सबसे पहले कैनेडियन शील्ड तो आपको यहीं दिख रही है इस फिगर में। देखिए दोस्तों, पूरा लाल रंग का इलाका जो है ये पूरी की पूरी कैनेडियन शील्ड है। अगर आप बात करते हो दोस्तों एपेलेशियंस की और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की, तो एपेलेशियन नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न एज में मिलेंगे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वेस्टर्न एज में मिलेंगे। ठीक है। लेक सुपीरियर भी इनमें से एक है। आप जाके खुद एटलस में ढूंढने की कोशिश कीजिए। बैठे बैठे हर चीज को एक खाने की तरह खाना अच्छी बात नहीं है। खुद एटलस खोलिए, खुद उसमें माथा फोड़िए, तब चीजें समझ में आएंगी। हम नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे हम लोग मिनरल्स डिपॉजिट्स देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के मिनरल डिपॉजिट 3 जोन में है, और जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की तो इसमें आपका यूएस, कनाडा, मैक्सिको तीनों है। तो भाई जो कैनेडियन रीजन है नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, फिर एपेलेज, ये एक रीजन हो गया कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, फिर एपेलेशियन रीजन जो ईस्टर्न है, और फिर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट जहां पे आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है। तो आप देखोगे आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर ये कैनेडियन शील्ड रीजन में मिलेंगे। कोल आपको एपेलेशियन रीजन में मिलेगा। वेस्टर्न कॉर्डिलास में बहुत सारा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। ये भी आपका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोर है। बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, हर एक चीज को छापने मत बैठिएगा अपने नोट्स में। आगे चलते हैं साउथ अमेरिका। देखिए ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा दुनिया का हाई ग्रेड, अच्छा खास बात, हाई ग्रेड आयरन ओर, ओवरऑल आयरन ओर प्रोडक्शन बात नहीं हो रही, हाई ग्रेड आयरन। तो हाई ग्रेड आयरन ओर ब्राजील में बहुत मिलता है। चिली और पेरू की बात करें तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के। ब्राजील और बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। साउथ अमेरिका के पास लार्ज डिपॉजिट्स हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। और मिनरल ऑयल मिलता है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिले, पेरू, कोलंबिया। वेनेजुएला में तो खास कर दोस्तों बहुत मिनरल ऑयल है। ठीक है, कहते हैं ना कि एकदम रिच है, क्रूड ऑयल में वेनेजुएला सबसे ज्यादा रिच है। कहते हैं सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में है, लेकिन जो वहां की पॉलिटी है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। ठीक है भाई। जो ओल्डेस्ट रॉक है दुनिया की वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहा जाता है कि ये 4300 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है। और ये जो 4300 मिलियन ईयर्स है ना, यानी कि ये अर्थ के फॉर्मेशन के केवल 300 मिलियन ईयर्स बाद ये रॉक बन गई थी। तो मतलब इतनी पुरानी है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की चट्टान है। आगे चलते हैं भाई अफ्रीका पे। अफ्रीका भी मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डायमंड्स का, गोल्ड का, प्लैटिनम का। तो सोचिए दोस्तों अफ्रीका जैसे रीजन जो डायमंड और गोल्ड देता है दुनिया को, वहां पे लोग कितने गरीब हैं। पूरी माफिया काम करता है, माइनिंग होती है। ठीक है। लोगों को ये एक सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं, 1 सेकंड में गोली मार देते हैं। बहुत इलीगल माइनिंग चलती है वहां पे। वहां तो इतनी गरीबी है कि वहां की ह्यूमन राइट्स का तो कुछ छोड़ ही दीजिए आप। फिर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये भी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन पैदा करते हैं सोने का। फिर कुछ और मिनरल्स जो कि अफ्रीका में मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला में आपको ऑयल मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। हालांकि इस डाटे को दोस्तों रिसेंट डाटा से कंपेयर करता रहिएगा। एनसीईआरटी का डाटा है, कभी कभी डाटा ऊपर नीचे होता रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में डायमंड, गोल्ड, आयरन और टिन, निकल भी बहुत होता है। कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज भी बहुत होता है। जो काल गुरली और कूल गाड़ी एरियाज हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, वहां बहुत गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। देखिए मैप में कहां पे है,
ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कालगोरली बोल्डर और कूलगार्डी दोनों दिख जाएंगे एक दूसरे के आसपास। तो ये माइंस भी बहुत फेमस है दोस्तों। किस लिए फेमस है? यहाँ पे गोल्ड के बहुत डिपॉजिट पाए जाते हैं। अगला चलते हैं किस पे? अंटार्कटिका पे। भैया अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है, कहा जाता है वहां बहुत मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, बट अगर वहां पे खनन किया गया तो पूरी की पूरी इकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी वहां पे, ये बात कही गई है। प्लस अंटार्कटिका के बारे में एक और खास बात कहा जाए तो वहां पे अगर ये कोल ऑयल और गैस और इन सब का अगर आपने एक्सट्रैक्शन किया तो बहुत गंदगी होगी, कालापन होगा। अगर आप क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, कोल को खनन करोगे दोस्तों तो अंदर से कोयला निकलेगा, कालापन निकलेगा। कहा जाता है कि अगर वो कालापन स्नो की सरफेस के ऊपर बैठ गया तो वो कालापन सूरज की रेस को एब्जॉर्ब करेगा, वहां के टेम्परेचर को बढ़ाएगा और पूरी की पूरी बर्फ फैल जाएगी, पिघल जाएगी। और अगर वो बर्फ पिघल गई अंटार्कटिका की तो जाने कितने कोस्टल इलाके डूब जाएंगे। इसीलिए अंटार्कटिका में जो खनन है मिनरल डिपॉजिट्स का, उसके बारे में काफी आवाजें उठ रही कि भाई यहां पे खनन, यहां पे एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रैक्शन मत करिए। ठीक है, तो यहां पे भाई सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स मिलते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में कोल के, आयरन के मिलते हैं प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका में, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल सब मिलता है यहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटीज में। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यूज ऑफ मिनरल्स। तो भाई देखिए, मिनरल्स बहुत अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज में प्रयोग होते हैं। तो मिनरल्स भाई आपके हीरे जवाहरात बनाने में भी उनका काम होता है, ज्वेलरी बनाने में काम होता है। कॉपर एक अलग ही तरीके का मेटल है जिसको कॉइन्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, पाइपें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तारे बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन की अगर बात करिए तो कंप्यूटर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन बहुत इस्तेमाल करता है, क्वार्ट्ज से मिलता है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम मिलता है आपका और बॉक्साइट से। अब ये जब बॉक्साइट से मिलेगा दोस्तों एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग और किचन कुकवेयर, मतलब एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग तो जाने क्या क्या दे देगी। वेदांता तो पूरा अमीर ही एल्यूमिनियम के दम पे हुआ है। आगे बात करते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात आई, एक सिद्धांत आपको समझ में आ गया, रिड्यूस करो अपने यूजेज को, जो कुछ यूज किया उसको रिसाइकिल करो, फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करो। ठीक है ना? तो मिनरल्स में रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, थिंक एंड एक्ट का सिद्धांत चलता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, भैया मिनरल्स नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, हजारों लाखों साल लगे हैं उनको बनने में। अब जब वो एक बार बन के तैयार हो गए तो ह्यूमन लाइफ स्पैन के हिसाब से वो दोबारा तो बन नहीं सकते। जिस स्पीड से ह्यूमन रेस उनको इस्तेमाल कर रही है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर उनको तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ह्यूमन सारे इन मिनरल्स को कंज्यूम कर जाएंगे। इसीलिए जो वेस्टेज यूजेज है, जो एक्सेसिव यूजेस है, जो एक्सेसिव आप ये कंजम्पशन करते हैं इन मिनरल्स का, इसको रोकना जरूरी है ताकि कंजर्व किया जा सके इन मिनरल्स को, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन हो इनका, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ मिनरल बचे रहें। चाइना जिस तरीके से चीजों को खनन करता है ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि भैया आज ही दुनिया है, कल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीका यह बताया गया मेटल्स को रिसाइकिल करने का कि आप मिनरल रिसोर्सेस को कंजर्व करिए। ठीक है, तो रिसाइकिल करके कंजर्व करिए। जो चीज आपने इस्तेमाल कर लीजिए उसको रिसाइकिल कीजिए और रिसाइकिल करने के बाद उसको फिर से यूज कीजिए। ई वेस्ट में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो ई वेस्ट में जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग अब इंडिया में करी जाने लगी है। पहले तो हर चीज फेंक दी जाती थी, गंदगी बढ़ाती थी सो अलग, खर्चा बढ़ाती थी सो अलग। आगे बात करते हैं पावर रिसोर्स की। तो पावर रिसोर्स को यहाँ पे एक घर के एग्जाम्पल समझाया गया। सनी सुबह उठता है, उसकी मम्मी सुबह उठते ही गीजर चलाती है, गीजर से पूरा घर नहाता है, सनी नहाता है, फिर सनी की स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रेस करते हैं, प्रेस से फिर किचन में जाके सनी की मम्मी उसके लिए ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर में। फिर सनी जब नहा के आता है, ठीक है, उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर होता है गैस स्टोव पे। फिर जब सनी घर छोड़ के गया तो वो अपनी लाइट और फैन ऑफ करना भूल गया, तो उसकी मदर ने लाइट और फैन ऑफ किया और करते करते उन्होंने सोचा कि भाई देखिए सिटीज में जो लाइफ है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है, हर चीज की आदत पड़ गई है। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि पंखे के बिना रहा जाए, लाइट बल्ब के बिना रहा जाए। छोड़िए बल्ब पंखा छोड़िए, अब तो लोग एसी के बिना नहीं रह सकते, उनको इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है। पंखा अगर चलना बंद हो जाए, लाइट कट जाए मुंबई जैसे शहर में, तो लोग त्राहीमाम करने लगते हैं कि हैराम क्या चला गया। पहले के जमाने में लोग इन सब चीजों के बिना रहते थे वो कोई, लेकिन अब हमारा कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी डिमांड इन चीजों की बढ़ गई है और इन चीजों की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से हमारी जो लाइफस्टाइल है बदल गई है, और जो लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ हमारा जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन बढ़ा है। उस कंजम्पशन के चलते जो हमारा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्रिड नजर आ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े आपको टावर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, ग्रिड्स है ये।
जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में जो इन ग्रिड्स को ऑपरेट करती है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी होगी तो ऑब्वियस सी बात है पीजीसीआईएल में इंजीनियर की नौकरी या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी एक बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, पावर एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल घर में पंखा और एसी चलाने के लिए, भाई इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर जगह पावर और एनर्जी की जरूरत है। अब पावर और एनर्जी की जरूरत है, ये आएगी कहां से? तो दो सोर्सेज आने के, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, एक कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जिनको काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो प्रिमिटिव मैन भी था वो लकड़ियां काट के लाता था, लकड़ियां जलाता था, उससे अपना मीट भून के खाता था। बाद में जब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर दिमाग आ गया, साइंटिफिकली एडवांस हो गए, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने भाई फॉसिल फ्यूल का खनन करना शुरू कर दिया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल को जला के अपनी बिजली, पानी, गाड़ियां चलाना शुरू कर दी। लेकिन ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो रेडीमेड है, बना हुआ है। तो फायरवुड आप देखोगे हमारे घरों में कुकिंग में, हीटिंग में काम आएगा। गांव में तो आज की डेट में भी खाना पकाने के लिए फायरवुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई एलपीजी सिलेंडर्स को बांटो, ठीक है, एलपीजी उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, ठीक है, ताकि भाई कम से कम पेड़ों को काटा जाए इन सब चीजों के लिए। अब ये देखिए, ये जो फायरवुड है, बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले भी कोई फायरवुड रहा होगा। आज के जब आपको कोल रिजर्व्स मिल रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स मिल रहे हैं, जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल रहे हैं, वो मिल कैसे रहे हैं? आज से करोड़ों, हजारों, लाखों साल पहले जो कि प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो जब मर गए तो अर्थ के नीचे दब गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अर्थ के नीचे दबे रहे और हीट और प्रेशर के अंदर उन्होंने अपने आप को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये उन्हीं प्लांट और एनिमल के रिमेन से बने हैं और दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नाउअडेज। कन्वेंशनल एनर्जी के ये मेजर सोर्स हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इन मिनरल्स के जो रिजर्व हैं बहुत लिमिटेड है और भैया दुनिया भर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वो तेजी से इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रही है और जितनी तेजी से मिनरल्स बने हैं उससे ज्यादा तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं। हालांकि अब इनके कंज्यूमेशन पे भी रोक लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि उतना ही ज्यादा ग्लोबल हाउस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो कहा जा रहा है अगर सारे जला दिए ना तो भैया इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी ना कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पैटर्न ही बदल जाएगा दुनिया के कई इलाकों में। तो बात करी जा रही है कि भाई इमिशंस को कम करिए। यहां पे आपको एक लेडी दिख रही है नॉर्थ ईस्ट की, जो कि फायरवुड को अपने कंधे पे खींच के लेके जा रही है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली वो घर पे जाके अपना चूल्हा वगैरह जलाएंगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं दोस्तों। क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, ऑयल का एडवांटेज दिया गया कि इसको आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है टैंकर्स में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑयल। नेचुरल गैस, इसको तो भाई आप पाइपलाइन से भी ट्रांसफर कर सकते हो। ऑयल और कोल से काफी साफ होती है, कम पॉल्यूशन करती है और ऑयल से सस्ती भी होती है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर इनकी ड्रिलिंग या इनके खनन के दौरान, ठीक है दोस्तों, अगर ये रिलीज हो गए तो एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इनको जलाने से, खासकर ऑयल के जलने से जो एमिशंस होते हैं, वो एमिशंस जब आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जब हवा में पहुंचेंगे तो हवा की एसिडिटी को बढ़ा देंगे। जब पानी बरसेगा तो वो एसिड ड्रेन कर सकते हैं। फिर कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, गैस लीकेज हो जाती है, उसके चलते जो पानी है वहां पे जो ऑक्सीजन है उसका डिप्लीशन हो जाता है बड़े मात्रा में। उस लोकल एरिया के पानी में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, फिशेस और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रहते हैं वो मर जाते हैं। आगे देखते हैं भाई कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, वैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, सॉरी, तो फायरवुड की बात करें। फायरवुड के एडवांटेजेस क्या है? आराम से मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कि भाई इसका कलेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको जाके कुल्हाड़ी से पेड़ काटना पड़ेगा। प्लस ये पॉल्यूशन करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रमोट करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है। डिफॉरेस्टेशन के बहुत नुकसान है, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड एक्विफायर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज नहीं होगा। बट जब पेड़ कम होंगे तो पानी नहीं बरसेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत नुकसान भी है अगर एक लिमिट से ज्यादा फायरवुड के लिए आप पेड़ों को काटते हो। अगर कोल की बात की जाए, कोल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आराम से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर बहुत पॉल्यूशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है कोल के। और फिर फाइनली बात की जाए हाइडल पावर की, तो हाइडल पावर के बहुत एडवांटेज है, पॉल्यूट नहीं करता है, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है। तो इतना बड़ा जब डैम बन जाएगा तो पानी पानी, वहां पे फिशेस भी होंगे, फिश पकड़ो, और सस्ती होती है हाइडल पावर। लेकिन जिस जगह पे ये हाइडल पावर प्लांट बनता है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट
भैया वहां का पूरा जो इलाका है वो पानी के नीचे डूब जाएगा, सब लोगों के घर, लाइवलीहुड सब चले जाएंगे, और उसके आसपास की इकोलॉजी पे भी इस पानी के आने से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और अगर इन हाइडल पावर प्लांट्स को जब आप पहाड़ों में बनाते हो, तो पहाड़ क्या होता है ना, पहाड़ टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं, तो इतने बड़े इलाके में डिस्प्लेसमेंट करने से, पानी को इकट्ठा करने से टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, अर्थक्वेक के ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, जो वहां के लोगों की लाइफ है उसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है मैं ये खत्म कर रहा हूं, इसके आगे से मैं इस कोल से शुरुआत करूंगा दोस्तों। ये जो कोल है ना, यहां से फिर हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब देखिए इतना चिल्ला रहा हूं तो इतना तो आप लाइक कर ही सकते हैं, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।